हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता कि मैं इस चैनल टारगेट रिजल्ट तक में 6 to 12 के सारे प्रश्नों को सोल्व करके आपके सामने दिखाता हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे पढ़ सके। और आज की जो वीडियो हम चालू करने वाले हैं, इसमें हम 10th क्लास NCERT एक्सरसाइज 1.3 को चालू करने वाले हैं। तो मैं वीडियो चालू करूँ उससे पहले आप सभी से आग्रह और रिक्वेस्ट विनती है कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी जाए चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपकी तरह वो भी घर बैठे पढ़ सके। फिलहाल बिना विशेष बात किए हुए आइए मैं शुरू करता हूँ एक्सरसाइज 1.3। जैसा कि एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है सिद्ध कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रश्नावली कितना सा 1.3। प्रश्न है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सबसे पहले मैं सिद्ध करूं, इससे पहले आप सभी को समझिए कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में। P/Q का मतलब दोनों जो है से दोनों का जो मान हो, यानी दोनों का जो महत्तम समापवर्तक हम निकाले वो 1 को बराबर हो, यानी सहभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं। P/Q का मतलब होता है ऊपर भी कुछ मान हो, यानी फ्रैक्शन में हो, है ना। लेकिन आइए यहाँ पर हम लोग सिद्ध करके देखते हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार से ये किस प्रकार से आएगी प्रश्न। ऐसे आप सभी को पता कि √5 एक परिमेय संख्या ही होगा, परिमेय कभी होने वाला नहीं है। लेकिन हमको सबसे पहले इसका अपोजिट मानना है इसका सबसे पहले उल्टा मानना। अपोजिट बोले तो हमको सबसे पहले ऐसा मानना पड़ेगा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। आइए मान के दिखाते लिखेंगे, क्योंकि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसा कि समझिएगा, परिमेय संख्या बोला तो आपको पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अभी हम आपके सामने बोल के दिखाए कि परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो P/Q के रूप में। P/Q मतलब दोनों का जो भाज्य संख्या हो वो 1 के बराबर हो। अब जब एक वैसी संख्या जो दो अलग अलग संख्याओं का परिमेय, दोनों अलग अलग संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है अगर 1 के बराबर हो तो हम उसको सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, है ना। तो आइए हम लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले √5 है, आप √5 लिख दीजिए, बराबर में P/Q बोला, P/Q आप भी लिख दीजिए, ठीक है। ध्यान रहे जब P/Q लिखिए, अगर आपको इच्छा करे तो A/B भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो इसको A और B भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस फ्रैक्शन में होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, जब आप ऐसे इस प्रकार से देखेंगे तो सबसे पहले कुछ थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हो जाएगा P² बराबर √5 Q²। अंडर कितना हो जाएगा, P बराबर √5 Q² हो जाएगा। जब P बराबर √5 Q² है तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए कई टीचर ना इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखाते हैं, तो जैसे आपको इच्छा, बड़ा आसान प्रश्न है, जो जैसा जिसको लगता है अच्छा इस प्रकार से मैं सोल्व कर पाऊँ इस प्रकार से बना सकते हैं। बस इसमें करना थोड़ा सा 1-2 वर्ड लिखना उठना होता है, विशेष कुछ नहीं होता। तो आप चाहो तो इसको कर सकते हो कि दोनों तरफ वर्क करने पर लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ वर्क करने पर, लिख दो दोनों तरफ वर्ग करने पर। आइए हम करते हैं, तो हो जाएगा P² बराबर यहाँ हो जाएगा √5 के Q²। जब ऐसा कुछ होगा तो हो जाएगा P² बराबर ये कितना हो जाएगा सर 5 Q²। जब इसी को फिर से सोल्व करेंगे सर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P² × Q²। अब देखिए क्या ऐसा हो सकता है, जी हाँ ऐसा हो सकता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब ऐसा होगा तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि सर ये 5 का जो गुणनखंड है P² के गुणनखंड के बराबर है। जब P² के गुणनखंड एक 5 हो सकता है, या Q² है ना, Q यहाँ इसका गुना करेंगे तो गुणनखंड होगा नहीं वो,
जब कर सकते हैं क्यू का स्क्वायर का गुणनखंड 5 है तो क्यू का भी गुणनखंड 5 होगा। ऐसे यहाँ कर सकते हैं, लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड, ये गुणनखंड कैसे आया, इसके साथ गुना था कि नहीं गुना, जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज किए थे इसका गुणनखंड था तभी तो अलग हुआ इससे, इसलिए हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 5 है तो है, ऐसे लिख सकते हैं फुल स्टॉप लिखेंगे, इसलिए क्यू का भी गुणनखंड का भी एक गुणनखंड 5 होगा। थोड़ा सा सब्र करना है, इधर मेरे पास स्पेस है, मैं इधर आगे सोल्व करता हूँ। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि क्यू स्क्वायर इसके साथ गुना था तो कह रहा है क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, तो क्या हम क्यू यहाँ लेके चलेंगे 5 क्यू बराबर करेंगे तो केवल क्यू भी बच सकता है अपन, जैसे 5 क्यू का स्क्वायर है, अगर हम क्यू भी इसके साथ 5 के साथ यहाँ लेके चलेंगे फ्रैक्शन में कर देंगे तो सिर्फ यहाँ क्यू बच जाएगा। बचेगा या नहीं बचेगा, यस या नो कमेंट में बताया कि यस या नो। जी हो होगा, तो क्यू यहाँ कर देंगे तो हम कह सकते हैं सर जैसे क्यू स्क्वायर बराबर हम अलग किए 5 को, तो क्यू स्क्वायर गुणनखंड 5 था, तो हम अगर केवल क्यू बराबर करेंगे तो भी उसका गुणनखंड एक 5 के बराबर होगा, या होगा नहीं, जी बिल्कुल होगा। अब ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो हमने लिख दिया। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ने से पहले यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ थोड़ा सा लिख दिए वेयर में, जहां पी तथा क्यू एक सह अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है ना। अरे नीचे भी लिख सकते हैं क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होगा, तो नीचे के जो मान जीरो जीरो के बराबर जैसे ही हो जाएगा ना, तो फिर ये परिमेय समीकरण सॉल्व भी नहीं होगा, क्योंकि जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर है ना शून्य के बराबर हो जाएगा, तो उसका फिर मान नहीं निकल पाएगा। इसे हम ऐसे लिखेंगे, आगे थोड़ा सा ऐसा चेंज करके लिखते हैं हम इधर, हाँ इधर मेरे पास स्पेस है या तो, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू स्क्वायर वाला लिख दी। अब हम ऐसा करेंगे कुछ थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे, क्या करेंगे चेंजिंग, लिख देंगे सर माना कि 5 क्यू स्क्वायर लिखेंगे, क्यू बराबर, ध्यान रखना ऐसे लिख देंगे क्यू बराबर, ऐसे लिख दो माना कि क्यू बराबर 5n, जहां जहां n एक क्या सर पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। चलिए ध्यान रखिएगा, अब जब केन एक पूर्णांक संख्या होगा तो फिर बच जाएगा केवल क्यू बराबर शून्य के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे सर दोनों तरफ वर्ग करने पर, एक सेकंड पहले क्यू बराबर पॉइंट पुनः लिख दिए, अब क्यू के स्थान पर जहां कहा क्यू दिख रहा था, आपको यहाँ दिख रहा था ना क्यू बराबर, अब इसके स्थान पर हम इसका मान रख देंगे, क्या लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर बराबर, ध्यान रखेंगे हमने क्यू बराबर किया तो यहाँ कह रहा है क्यू स्क्वायर, यानी कहाँ चल गया क्यू है ना, क्यू बराबर 5n, यहाँ ना पी, ओ माय गॉड पी है ना, पी स्क्वायर बराबर क्यू के स्थान पर कितना करेंगे, क्यू के स्थान पर 5n है तो कर देंगे 5n, ठीक है, इसके स्थान पर कितना गया 5n। अब लिखेंगे क्यू बराबर, देखिए थोड़ा सा समझिए यहाँ पर, हमने लिखा क्या क्यू बराबर 5n, अब देखिए आप यहाँ पर किए से क्यू स्क्वायर बराबर करेंगे टीचर, यहाँ अगर इसके जस्ट ऊपर देखा जाए तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर होता है, 5 क्यू स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी के स्क्वायर बराबर होता है। क्या अगर हम केवल क्यू बराबर करें तो पी स्क्वायर के बट्टा नीचे 5 क्यू जाएगा कि नहीं, 5 क्यू जाएगा कि नहीं, क्या बोले हम, अगर यहाँ लिखा हुआ है पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, अगर हम केवल करें क्यू बराबर करेंगे तो पी स्क्वायर बट्टा में 5 क्यू नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमने उसी को लिखा है क्यू बराबर 5n, क्यू बराबर क्या लिखा है 5n। अब जहाँ क्यू आपको दिख रहा है वहां 5n लिख देंगे, कितना लिख देंगे, जी हाँ 5n लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना सर 5n, कहने गया क्या हो गया 5n। देखिए ध्यान से थोड़ा सा प्रोसेस ये वाला नहीं लिख रहे आप, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये नहीं लिख रहे आप, चाहो तो इसको केस 1 भी मान सकते हो, अब इसको मान सकते हो केस 1 भी मान सकते हो, हम केस 2 से चलेंगे, केस टू में चलेंगे तो हमने क्या लिखा क्यू बराबर 5 है, और फार्मूला यहाँ से लगाएंगे √5 बराबर 5 बटा क्यू है, तो यहाँ लिख दो √5 बराबर कितना पी बटा क्यू है ना, यहाँ से अब देखो √5 के √5 ही लग देंगे, क्यू का मान हमने कितना रखा सर पी के पी रख दो, क्यू का मान हम रखा 5n है ना। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, कितना तरफ लिख दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जैसा ही हमने दोनों तरफ वर्ग किया तो क्या हो गया सर, इसका स्क्वायर कर दो और इधर के स्क्वायर कर देंगे,
मतलब अगले स्टेप में करेंगे, रूट 5 के स्क्वायर कर दो बराबर हो जाएगा p बटा 5n के स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर हमने किया तो कितना हो जाएगा देखिएगा, थोड़ा सा इनकी समस्या हो रही है। यहाँ हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इधर हो जाएगा 5p स्क्वायर बटा 25n, कितना हो जाएगा 25n। अब गौर अब करेंगे 25n बराबर करेंगे, अगर तीसरा तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5n का मान जो हो जाएगा 5n के मान क्यू स्क्वायर बराबर हम कर सकते हैं ऐसे, क्या क्यू स्क्वायर बराबर करेंगे तो 25n और गुने 5 हो जाएगा। 25n इंटू 5 का मतलब कितना हो जाएगा 25, लेकिन हमको आगे सोल्व करने से ज्यादा फायदा विशेष नहीं आने वाला, हम इतना पर इसको छोड़ देते, रुक जाओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करें। और यहाँ से एक चीज देखिए, जब पी स्क्वायर बराबर गुणनखंड करेंगे इसके साथ गुना आएगा, जैसे हम यहाँ गुना किए थे, कहा गया यहाँ गुना किए थे, तो 5 जैसा क्यू का गुणनखंड था। अगर यहाँ हम गुना करके लिखते हैं यहाँ, तो क्यू स्क्वायर की जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 बटा 25n बराबर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा सा क्या होगा देखिए ध्यान से, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 के स्क्वायर से यहाँ गुना करना था, नहीं कट जाएगा। हाँ आप चाहो तो इसको ऐसे जरूर लिख सकते हो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, मुझे तो लगता है कि ज्यादा बेटर रखे कि आगे सॉल्व करने से प्रेशर ही नहीं रहेगा। क्या लिख देंगे, क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 25 है, तो क्यू का भी यहाँ लिखे थे पी का, यहाँ क्यू लिखे थे, पी नहीं लिखेंगे सर, पी यहाँ पर है ना, पी के स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे पी का गुणनखंड, पी का एक गुणनखंड 25 होगा। अब देखिए क्या होगा, जब क्यू स्क्वायर का गुणनखंड एक 25 होगा तो पी का भी गुणनखंड कितना होगा 25 के बराबर होगा। हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, इसलिए लिखेंगे, इसलिए याद लिख दो जहां, इसलिए लिखो ज्यादा बेटर है, इसलिए P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या है, तो जब दोनों एक दूसरे का सह अभाज्य संख्या तो लिखेंगे तो √5 एक परिमेय होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए था, लेकिन √5 एक अपरिमेय है, √5 एक अपरिमेय है। अब लिखेंगे अतः यह मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। कहा था क्या, ये हो गया प्रूफ। हमने क्या माना था, ध्यान सुनिए थोड़ा सा, हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया था इसको परिमेय संख्या, और फॉर्मूला था P बटा Q, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों तरफ वर्क किया, इस प्रकार से आ गया। लिख दिया Q स्क्वायर का गुणनखंड 5 है तो P का गुणनखंड भी 5 होगा। हमने तुरंत किया सर केस 2 में, माना कि Q बराबर 5n, n क्या है सर, n एक पूर्णांक संख्या जहां पर 1 2 3 4 रख सकते हैं, ठीक है। हमने किया 5 की, क्योंकि इस फॉर्मूला से चले तो P बराबर P बटा Q था, P का स्थान पर P रहते, Q के स्थान पर हमने 5n रख दिया, लिखा, दोनों तरफ वर्क करने पर हमने वर्क किया, ये 5n के बराबर हो गया। अब कोई लग रहा होगा कि सर आपके यहाँ लग रहे थे कि फंस रहे थे, नहीं बात, इसको गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये संख्या बार बार लगातार आकर दोनों सहभाज्य संख्या आएगा, सहभाज्य संख्या जैसी आता है इसका सीधा मध्य से, इसको 25 में 5 से गुना करें तो 125 के बराबर आएगा। अगर हम 25 और 5 गुना अति निकालेंगे, महत्तम सौपर्त निकालेंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि 25 के गुणनखंड 5, जैसे 25 का क्यू स्क्वायर गुणनखंड 25 है तो पी का भी गुणनखंड 25 होगा, तो ये पी को यहाँ लेके जाएंगे तो केवल पी बचेगा, हाँ, तो पी का गुणनखंड 25 होगा। और जब 25 का गुणनखंड 25 का परिमेय संख्या 25 से निकालेंगे महत्तम सौपर्त HCF तो 1 के बराबर आएगा। जब कोई लगातार संख्या का HCF 1 आता है तो उसको सहभाज्य संख्या कहते हैं, और जब सहभाज्य संख्या होता है तो पक्का परिमेय संख्या होगा, लेकिन यहाँ है नहीं, इसलिए दिए P और Q एक सहभाज्य संख्या है तो √5 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन √5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह एक कौन सा संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। बस इस प्रकार से सिद्ध हो गया। अगर आपको अच्छा लगा मेरा बनाने का तरीका, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।